बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेल्स में तकसीम कैसे होती है, शेल क्या होता है, इसके बारे में भी हमें इस टॉपिक में बताया गया है। और एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके बारे में भी हमें बताया जाएगा इस वाले टॉपिक में, इस वाले जो है वो वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमें बात बताना शुरू की गई है कि वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हमने पहले टॉपिक्स में भी पढ़ी ये बात, इसलिए उन्होंने कहा वी नो, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो क्या करते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, गोल चक्कर में चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ से डेफिनेशन है, ये आपने याद कर लेनी है कि द पाथ ऑफ यानी रास्ता, ऑफ मूवमेंट हरकत, यानी हरकत का वो रास्ता, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द आर कॉल्ड शेल्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, उस रास्ते को क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, या वो जो जितने भी रास्ते होंगे उनको शेल्स कहते हैं। ये प्लूरल है शेल्स का नाम। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुख्तलिफ शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी तकसीम होते हैं। यानी एक ही शेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे होते। जैसे आप इस तरह समझ लें कि हम जो मुख्तलिफ सियारे हैं वो चक्कर लगाते हैं किसके गिर्द, सूरज के गिर्द, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। वो एक ही रास्ते पे सारे रिवॉल्व नहीं करते, घूमते नहीं हैं, वो अलग-अलग उनके अपने अपने मदार हैं या उनके अपने अपने शेल्स हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ मदारों में घूम रहे होते हैं और उस मदार या वो रास्ता जिस पर वो घूम रहे होते हैं उसको शेल कहते हैं, ठीक है। तो दीज शेल्स आर लेबल्ड एज KLMNOPQ। अब ये जो शेल्स हैं या जो वो रास्ते हैं उन रस्तों का जो नाम है वो KLMNOPQ लिख दिया सिर्फ पहचान के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं जी शहरों में सड़कों का नाम रख दिया जाता है, गली मोहल्लों का नाम रख दिया जाता है ताकि पहचाने जा सकें, शहरों का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे रहने वाले लोग एक जैसे होते हैं, सड़कों पे चलने वाली गाड़ियाँ एक जैसी होती हैं, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के लिए, सिर्फ उसके फ़र्क के लिए उनका नाम लिख दिया जाता है। ऐसे ही इन मदारों का नाम, इन शेल्स का जो नाम है वो KLMNOPQ लिख दिया गया है। यानी पहले का नाम K होगा, दूसरे का L, फिर तीसरे का M, फिर चौथे का N। तो मतलब ये है कि जब M की बात आएगी तो हम समझ लेंगे भाई ये तीसरा मदार है, जब K की बात आएगी तो हम समझेंगे ये पहला मदार है, ETC। K इज़ द फर्स्ट शेल, K जो है वो पहला शेल है। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल यूजिंग द फार्मूला। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है ये वाली जो मैंने अभी आपको बताई कि वी कैन कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या समा सकते हैं यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उसके लिए ये फार्मूला 2n² फार्मूला आपने याद रख लेना है। यहाँ पे n क्या है, कहता है n इज द नंबर ऑफ शेल। n क्या है, n की जगह पे हम लिखेंगे हम जिस शेल की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमें बता भी दिया कि पहले शेल को K से डिनोट करते हैं, दूसरे को L से डिनोट करते हैं, तीसरे को M से डिनोट करते हैं, चौथे को N से, पांचवें को O से, छठे को P से और सातवें को Q से। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। जैसे पहले शेल की बात करें, ठीक है, तो पहले शेल में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे n की जगह पे 1। तो 1² का मतलब 1 होगा, 2 1 जा 2। पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। और इसी तरह दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जब n की जगह पे 2 लिखा तो 2² आ गया। स्केयर का मतलब, यहाँ पे मैं इसको मज़ीद खोल देता हूँ, यहाँ पे 2² है तो स्केयर का मतलब होता है वो नंबर अपने आप से 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर जो होती है किसी भी नंबर की, that tells us how many times that number is multiplying with its own self। जो ताकत होती है
जो पावर होती है वो ये बताती है कि वो नंबर अपने आप से कितनी दफ़ा ज़रब हो रहा है। बिकॉज हेयर वी हैव द पावर ऑफ बेस इज 2, सो 2 इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 2 टाइम्स। 2 अपने आप से 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है। तो मुख्तसर या सिंप्लीफाई करने से यह आ रहेगा हमारे पास 4, 2 2 जार 4 होगा, 4 2 जार 8 होगा। तो इसका मतलब इस शेल में, दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ये 3 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर का मतलब 3 अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 अपने आप से 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है, ठीक है जी। तो 3 स्क्वायर मीन 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। तीसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है बेटे। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हमें उन्होंने एक फिगर से भी शो किया है कि ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, जो हमने पहले भी पढ़ा ये प्रीवियस टॉपिक्स में। पहला जो मदार है, पहला जो शेल है, इसका नाम के है, ठीक है। यहाँ पे A1 लिखा और यहाँ पे के लिखा, ये इसको रिप्रेजेंट करना हमने जिस तरीके से, यानी के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे बता दिया। एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, यानी 4 उन्हें यहाँ बना दिए, 4 उन्हें यहाँ बना दिए। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे बनाएंगे, तो हम इसको और भी साइड पे बना सकते हैं, ठीक है, इधर भी बना सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे उन्होंने हमें फिगर के थ्रू ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का, पहले 18 एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर हमें बताया। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो पहला शेल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 2 हैं, लिथियम में कितने हैं? पहले में 2 हैं और दूसरे में 1 है। इसी तरह बेरिलियम में, बोरून में, कार्बन में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। मैं सिर्फ नाम पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये 16 इसका एटॉमिक मैस है, ठीक है। एटॉमिक मैस का मतलब ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो 8 है ये बताता है इसमें प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। अब नाम मैं पढ़ रहा था, तो 12 के बाद है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इसके बाद है सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। समझ आ गई बेटे? यहाँ तक सबकी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने हमें बताई है, कैसे इलेक्ट्रॉन किस किस शेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन एटम्स में। अच्छा, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। व्हाई डू एटम्स कंबाइन? अब हमें इस बात का पता होना चाहिए कि एटम्स आपस में क्यों कंबाइन होते हैं या वो आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। तो यहां हमें बताया जा रहा है कि एटम्स कंबाइन विद अदर एटम्स। एटम्स जो हैं वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, बट दे स्टॉप रिएक्टिंग विद अदर एटम्स। लेकिन वो रिएक्ट करना बंद भी कर देते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल का मतलब ये है कि जब वो उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, यानी जितनी रिएक्शन की ज़रूरत होगी, जब वो रिएक्ट करेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो स्टेबल हो जाएंगे। जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो फिर मज़ीद रिएक्ट नहीं करेंगे वो, ठीक है। व्हेन देयर आउटर मोस्ट शेल इज़ कंप्लीट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उनका जो सबसे बाहर वाला शेल है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या और दे हैव ओनली 1 शेल, या सिर्फ उनमें एक ही शेल हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अगर एक शेल होगा तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होने से वो स्टेबल हो जाएंगे। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा शेल्स हैं तो इसका मतलब आउटर मोस्ट जो उनका शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फिर वो स्टेबल हो गया, अदरवाइज अनस्टेबल होगा वो एटम। और दे हैव 1 शेल, के शेल विद 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर दिस पर्पज एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। अब इस मकसद के लिए कि उसने अपना एटम किसी के साथ शेयर करना है, यानी अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो शेयर कर लेगा, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किसी से रिसीव कर लेगा, ठीक है ना। तो ये शेयरिंग वाला अमल होगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन। अब हाइड्रोजन के अभी हमने देखा प्रीवियस पेज पे भी कि ये देखें, हाइड्रोजन में एक शेल जो है के शेल, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है,
तो यहाँ क्या हुआ, अगले पेज पे जो हमें एग्जाम्पल दी है, कहता है द हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब एटम्स जो हैं वो क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा चैप्टर जब स्टार्ट किया था हमने, तो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया या वो कंबाइन हुआ तो उससे एक मॉलिक्यूल बना H2 की फॉर्म का, ठीक है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्यों बना, क्योंकि जब दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ मिले तो जो दोनों के शेल्स थे उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो दोनों कंबाइन होके उनके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिस वजह से वो स्टेबल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है बेटा जी। ये थोड़ी सी बेसिक बुनियादी बातें हमें बताई गई थी इस टॉपिक में। मुझे उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने इल्म के मुताबिक आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूं। थैंक यू वेरी मच।